आवाज नहीं करनी, आवाज बिल्कुल शांति से। शोर ना करे दोस्त, शोर ना करे दोस्त, अभी पेपर की रात है। शोर ना करे दोस्त, अभी पेपर की रात है। अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। नमस्कार, मैं सुनील गुज्जर। शुरुआत करेंगे आज के शानदार जानदार और जबरदस्त सेशन की। साइंस के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एनालिसिस करेंगे। ठीक, ये 3 गलती से लिखा हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। एक बार सभी सभी साथी जो है वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद में आज अपन साइंस के महत्वपूर्ण 25 से 30 प्रश्न करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर, है ना। तो एक बार अभी सभी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है, एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। आवाज चेक करके बताएं प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है। कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है। कमेंट सेक्शन में उत्तर छापेगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, क्या उत्तर आएगा भाई। जो भी साथी जुड़े, हिमांशु, राम राम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीपक, मुक्की गोदारा, अंजलि मिश्रा, नितिन सैनी, सीमा मीणा, मुक्की गोदारा, नितिन, अजय वैष्णव, संदीप, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वंदे मातरम। शुरुआत करेंगे आज के शानदार जानदार और जबरदस्त सेशन की। आशा करूंगा कि सब अच्छे होंगे भाई, सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। नितेश डोके, हेलो सर, सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। घर परिवार पे सब अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। अच्छे से प्रॉपर खाना खाना है, सोना है, नींद भी लेनी है, पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ में तैयारी करनी है, ठीक। तो बताओ पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई। आज के अपने पहले प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। आज के अपने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, क्या आएगा भाई उत्तर। अभी तक उत्तर किसी का आया नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है। तो सर कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसलिए सही उत्तर क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। तुम बोलोगे गुरु जी डी तो है ही नहीं। भाई डी लिखो चाहे एस लिखो एक ही बात है, चाहे डी लिखो चाहे एस लिखो एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है और एस यानी भी विस्थापन होता है, ठीक। तो यहां पे सही उत्तर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। उन सभी का क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। एक बार कमेंट करेंगे सभी साथी, पहला प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बिल्कुल ए आ रहा है। सर एक बार मेरा नाम लीजिए। हाँ नीतीश सैनी ले लिया भाई तेरा नाम, खुश रहे तू, एकदम खुश रहे ना। बिल्कुल अजय वैष्णव सही है, ठीक। कपिल पाल, गौरव गुजर, सभी का सही है भाई, ठीक। जिन्होंने भी ए कमेंट किया एकदम सही है। लगभग पहले प्रश्न का उत्तर सभी का सही है, ठीक। यहाँ पे एक बात और याद रख लेना, कार्य जो है इसका मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और सर कार्य जो है एक अदिश राशि, कैसी राशि, अदिश राशि। ये दोनों परीक्षा में पूछा जाता है, कार्य का मात्रक पूछा जाता है और कैसी राशि। उसके बाद में सर बल का याद रखना, बल का मात्रक मेरे दोस्त सबको पता है क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, मात्रक तो लिख दिया विमा।
विमा नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सदिश या अदिश राशि। सर सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटीज कैसी है? सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। उसके बाद में विस्थापन। विस्थापन जो है ये कैसी राशि? एक सदिश राशि है। सर कैसी राशि है? एक सदिश राशि। और विस्थापन जो है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। एक बार सभी साथी जुड़ जाएं, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जहां पे आपके परीक्षा में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जीडी और ट्रेडमैन वालों के। 15 इंटू 2 30 नंबर का वेटेज रहेगा, ठीक। उन 30 नंबर के ऊपर ही अपन पूरा का पूरा फोकस कर रखें, ठीक, कि वो 30 में से 30 आ जाए, गलत एक भी पर्सन हो नहीं। इसलिए मैं पर्सन से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जितनी बनती है वो सारी की सारी दे रहा हूँ, ठीक। तो जिसको कॉपी पेन साथ में रखा करे ताकि कॉपी में तुम लिख सको जो चीजें तुम्हें नहीं है। जो आती है वो तो अच्छी बात है, ठीक, लेकिन जो नहीं आ रही उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहे, ठीक है। आज के अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? ये रहा आज का अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे क्या उत्तर आएगा, ठीक। क्या आएगा? नितिन सैनी नर्सिंग के अंदर भी ये वो ही टॉपिक है, बस वहां पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का है ना, और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। क्या आएगा भाई उत्तर? आकाश बोल रहा है सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके सब्सक्राइब जो है वो 8600 हो गए। सभी का स्वागत, आप सबकी मेहनत है और हमारा प्यार है, ठीक। सभी की मेहनत है ना, सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाया। धीरे धीरे ये 8000 से हम पूरे 8 लाख तक की सोचेंगे, ठीक। तो तुम तो जुड़े रहना बस। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? क्या आएगा? विद्युत चुंबक किससे बनती है? किससे बनती है? कच्चे लोहे से बनती है, या तांबा से बनती है, या स्टील से बनती है, कोबाल्ट से बनती है? विद्युत चुंबक किससे बनती है? सर विद्युत चुंबक बनती है कच्चे लोहे से। किससे बनती है? कच्चे लोहे से विद्युत चुंबक बनाई जाती है। सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है स्थायी चुंबक किससे मिलकर बनाई जाती है? स्थायी चुंबक परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के लिए मैं सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में सर आप स्थायी चुंबक याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। स्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? कौन बताएगा भाई? स्थायी चुंबक जो है वो एलिनिको। किससे? एलिनिको। आज के बाद भूलोगे नहीं तो, ठीक है ना। एलिनिको। एली से क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। सर नी से बनेगा निकिल, और को से बनेगा कोबाल्ट। अर्थात स्थायी चुंबक जो है वो एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर बनाई जाती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? स्थायी जो चुंबक है वो एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर बनाई जाती है। सभी साथी याद रखेंगे, इसको कॉपी में लिखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। नितिन पाल सी बिल्कुल सही है, ठीक। प्रो सी सही है। राकेश सी कौन से का बता रहे? इस प्रश्न का उत्तर तो ए आएगा भाई, है ना। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे भाई, है ना। बेहद महत्वपूर्ण सेशन है, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, ठीक। इनको आपको ध्यान में रखना। एलिन को याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एली से क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। नी से क्या बनेगा? निकिल। और को से क्या बनेगा? कोबाल्ट। अर्थात स्थायी चुंबक एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से बनाई जाती है। आगे चलो गुरुजी, आगे चलो। अगला प्रश्न ये रहा आज का अपना अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा। 100% परीक्षा में आने की संभावना है। 100% परीक्षा में आने की संभावना है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? सभी साथी बताएंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? ऑनलाइन वाले साथी बताएंगे भाई। तीरंदाजी में प्रयुक्त होता है, या अंतरिक्ष यान में होता है, या ए एवं बी दोनों आएगा, या फिर पतंगबाजी आएगा? क्या आएगा? पतंगबाजी। कमेंट करेंगे अपना उत्तर, कमेंट सेक्शन में छापिएगा अपना आंसर। क्या आएगा भाई? क्या आएगा उत्तर? हिमांशु गुड मॉर्निंग है। सीमा मीना ए ऑप्शन, अंजलि सी बता रही है, प्रद्युमन जो है बी बता रहा है, गौरव सी बता रहा है, पायल सी बता रहा है, तन्नु ए, नितिन सी। सबका अलग अलग कैसे आ रहा है? अलग अलग कैसे आ रहा है तुम्हारा उत्तर अलग अलग कैसे आ रहा है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? तीरंदाजी में। तीरंदाजी में बिल्कुल होता है। क्या अंतरिक्ष यान में? बिल्कुल होता है। पतंगबाजी में न्यूटन का नियम लगता है क्या? कतई नहीं लगता। पतंगबाजी में न्यूटन का नियम लगता ही नहीं है।
पतंगबाजी में कोई भी न्यूटन का नियम नहीं लगता है, इसलिए सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए एवं बी दोनों। तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान में क्या होता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नोट लगा के याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गति के तीसरे नियम के उदाहरण, गति के तीसरे नियम के उदाहरण कौन से रे, तीसरे नियम के उदाहरण, गति के तीसरे नियम के उदाहरण, तीसरे नियम के उदाहरण बेहद इंपॉर्टेंट है। गति के तीसरे नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं, आप भी लिखना कॉपी में, साथ के साथ परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे कैसे, ठीक है ना, जिनका सीधा संबंध परीक्षा से है। पहला है रॉकेट की गति, सीधा परीक्षा में पूछा गया है भाई कि रॉकेट की गति न्यूटन के गति के कौन से नियम का अनुसरण करती है। रॉकेट की गति न्यूटन के गति के कौन से नियम का अनुसरण करती है, सही उत्तर आएगा गति का तीसरा नियम। प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्या पूछा गया है, तैरना, कौन सा, तैरना, ठीक, तैरना, स्विमिंग पूल के अंदर तैरना, स्विमिंग पूल के अंदर तैरना न्यूटन के गति के कौन से नियम का अनुसरण करता है, गति के तीसरे नियम का, गति के तीसरे नियम का। सर तीसरा परीक्षा में पूछा गया है चलना, क्या रे, चलना, चलना, अगर मैं चल पा रहा हूं, तुम चल पा रहे हो, तो यह गति के कौन से नियम का उदाहरण है, गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे रॉकेट की गति हो गई, एक सर बंदूक की गति, किसकी, बंदूक चलाना, बंदूक चलाने के अंदर गति का कौन सा नियम लगता है, गति का तीसरा नियम लगता है। एक चौथी बात बेहद इंपॉर्टेंट, गति के तीसरे नियम का उपनाम, गति के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या कहते हैं रे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, गति के, क्या प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया रे, प्रश्न ये पूछा गया गति के कौन से नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो क्या आएगा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा गुरुजी, इसलिए लिख लेना मेरे साथ, इससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बताओ तीसरे नियम के बारे में कोई दिक्कत किसी को, और एक दो उदाहरण किसी को याद है क्या, किसी को याद है गति के तीसरे नियम के उदाहरण, बहुत है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु के क्रिया के बाद अगर प्रतिक्रिया हो रही है तो क्या है उसमें, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। स्प्रिंग भी देखी होगी, अगर तुम स्प्रिंग को ऐसे नीचे छोड़ते हो तो कुछ समय बाद स्प्रिंग वापस ऊपर आती कि नहीं आती। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। आगे चलते हैं, आगे चलें क्या, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आज का अपना अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी, क्या आएगा, हाँ बिल्कुल हिमांशु, पानी में तैरने की क्रिया न्यूटन के तीसरे नियम में आती, बिल्कुल सही है भाई। गुड मॉर्निंग सर जी, आर्मी लवर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, राम राम, सभी का स्वागत है, ठीक है ना। चलो बताओ इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा, ऑनलाइन वाले साथी कमेंट करेंगे, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है, क्या आएगा उत्तर। घरों के अंदर जो बिजली होती है यह श्रेणी क्रम में होती है या मिश्रित क्रम में या समांतर क्रम में, बताओ। मिश्रित किस किस का उत्तर है, हाँ मिश्रित, अच्छा। श्रेणी किस किस का उत्तर है, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे भाई, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे। बी ऑप्शन किस किस का उत्तर है, ए ऑप्शन किस किस का उत्तर है, दो का, है ना, सबका गलत उत्तर आएगा समांतर क्रम, ठीक है ना, देख लो, ठीक है ना। घरों के अंदर जो बिजली होती है वो समांतर क्रम में होती है, और सर समांतर क्रम के बिजली का एक क्या है सिद्धांत है, अगर इस रूम के अंदर वो बल्ब खराब हो जाएगा ना तो क्या सारे बल्ब खराब हो जाएंगे क्या, नहीं, तो यही तो समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में तो अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गए ना, पूरे घर के बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, वो है श्रेणी क्रम, ठीक है ना। वो क्या है, मिश्रित नहीं आएगा, ठीक, मिश्रित में तो श्रेणी समांतर दोनों आते, याद रखना, ठीक है ना। क्या याद रखना, घरों के अंदर जो बिजली होती है वो समांतर क्रम में होती है, कौन से क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है।
है ना। मुझे पता नहीं था तुम्हारा ये प्रश्न गलत हो सकता है क्या। ठीक, एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं इस प्रश्न के लिए जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। घरों के अंदर जो विद्युत परिपथ होता है, घरों में जो बिजली होती है वो कितने वोल्ट की होती है, कौन बताएगा। घरों में जो बिजली होती है वो कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट। घरों में जो बिजली होती है वो 220 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की। घरों के अंदर जो बिजली होती है वो कितने हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। ऑनलाइन वाले कमेंट नहीं कर रहे, तुम बताओ क्या आएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, कईयों ने दिया है उत्तर, है ना। घरों के अंदर जो बिजली होती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की। कितने हर्ट्ज, याद रखना 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति लिख लिया करो, ऐसी जो चीज नहीं आती उनको। घरों के अंदर बिजली, प्रश्न पूछा गया है हरियाणा टेट के अंदर, एच टेट। घरों में जो बिजली होती है 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। एक प्रश्न जो आर्मी में पूछा गया है पिछली बार ही, और क्या पूछा गया था प्रश्न, सड़कों पे लाइट देखिए क्या, सड़कों पे लाइट होती है ऐसे, अपने पूरे जयपुर के अंदर भी लाइटें लगी हैं, हाँ, जो रात को जलती हैं, सुबह 6-7 बजे बंद हो जाती। लग रही है कि नहीं लग रही। वो कौन से क्रम में जुड़ी हुई है समांतर क्रम में। ठीक है ना, हाँ याद रखना। सड़कों की लाइट, तुम यार थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ लोवा मंडी वाली कोई एक ट्यूबलाइट खराब हो जाएगी क्या, उधर वाली भी हो जाएंगी क्या, हो जाएंगी क्या, ये बताओ, है नहीं होंगी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे लगातार दो पूरी इस लाइन की खराब हो गई तो क्या पूरे जयपुर की लाइटें खराब हो जाएंगी, है। ये तो पूरा का पूरा विद्याधर नगर वाले एरिया के अंदर पूरे में लाइट लगी हुई। ठीक है ना, लगी हुई है कि नहीं। क्या थोड़ दो के खराब होने से पूरी खराब हो जाएंगी, नहीं होंगी। समांतर क्रम है, कैसा क्रम है, समांतर क्रम। तो सड़कों की लाइटें, ठीक, या इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट। क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट। ठीक, स्ट्रीट लाइट कौन से क्रम में जुड़ी होती हैं। प्रश्न सीधा का सीधा आर्मी में ऐसे पूछा गया था। सड़कों के अंदर जो लाइटें होती हैं वो कौन से विद्युत परिपथ में जुड़ी हुई होती हैं, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, याद रखना है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। याद रहेगा क्या, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, ये वाला और ये वाला तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न बताना भाई, इसका क्या उत्तर आएगा। अगले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। रामचरण 40 से 50 भाई, ऐसे रेंज नहीं होती है ना रामचरण। ठीक, कपिल 50 हर्ट्ज बिल्कुल सही है ना। रेंज नहीं होती, फिक्स होता है ना, वही आपको बताना होता है। कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला। कैंडेला सर ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। परीक्षा में आएगा तो 2-3 मात्रक में लिख रहा हूं जो आपको याद रखने। ये बताओ आप तो, ज्योति फ्लक्स इसका कुछ याद नहीं रखना, इसका कुछ याद नहीं रखना। आपको कैंडेला किसका मात्रक, ज्योति तीव्रता का। एक आपको ज्योति फ्लक्स का मात्रक याद रखना। नर्सिंग असिस्टेंट बताएगा जोधपुर वाला, क्या आएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन नहीं है, क्या आएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। आधा ले ल्यूमेन, कौन सा, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। एक आपको पदार्थ की मात्रा का याद रखना जरूर से। ठीक, पदार्थ की मात्रा क्या होता है भाई, पदार्थ की मात्रा का मात्रक कौन बताएगा। अरे नहीं बता रहे तुम्हें, आराम खोरो, क्या क्या होगा रे तुम्हारा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। ठीक है ना, क्या होता है, मोल। याद रखना है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ठीक, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। एक तापमान का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सबको कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दो तीन याद है ना इनको। ठीक, तापमान बड़ा इंपॉर्टेंट है और तापमान का ऐसा ही मात्रक इंपॉर्टेंट। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक, बिल्कुल सही है, याद रखना। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। जिनको याद नहीं है वो लिख सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे। ठीक है, ऑनलाइन वाले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे, उचित लगे। अभी राठौड़, अभी ठाकुर, जय हिंद, हेलो हेलो, जय हिंद भाई। बिट्टू पवार, डी ऑप्शन, कोई मोल, बिल्कुल मोल सही है ना।
ल्यूमेन फौजी बिल्कुल सही है, फौजी की तैयारी अच्छी है भाई, है ना। बनवारी डी बता रहे, बनवारी कहाँ है रे, है बनवारी, फोन किससे आ रहा, फोन किसका आ रहा तेरे पास। केल्विन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इतना याद रहेगा ना, याद रह जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, क्या आर्द्रता की है, या वर्षा की है, या तापमान की है, या दाब की है। दाब की। सर पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का, याद रखना। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। यह बताओ दाब सदिश राशि है या अदिश राशि, दाब सदिश राशि है या अदिश राशि। दाब एक अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक, दाब एक अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि, याद रखना। यह बताओ वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। ऑनलाइन वाले साथी कमेंट करेंगे भाई। कपिल पाल सर हम लिख रहे हैं, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बी राइट नाउ सर, बिल्कुल बी सही, अभी की भी तैयारी अच्छी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मेरे दोस्त मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। याद है वैसे आपको, मुझे पता है, नहीं भी याद है तो याद रखेंगे, किससे मापा जाएगा, बैरोमीटर से। तापमान की एसआई यूनिट अभी अभी बताइए। मैं बार बार क्यों लिखता हूं, ताकि चीजें याद हो जाएं, याद हो जाएं। तापमान की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। कौन सी है रे, केल्विन, बिल्कुल सही है। तापमान की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। उसके बाद में आता है आर्द्रता को किसमें मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, ने कि हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। कौन सा मीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। याद रहेगा क्या, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक, यहां से इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी अगर पता है तो परीक्षा में आने वाला प्रश्न, सर जी प्लीज एक क्वेश्चन बता दोगे, हाँ बेस्ट भाई, तो बता देंगे, एक क्यों नहीं, दो बताएंगे, है ना, प्रश्न बेस्ट तो। ठीक, समझ में आ रहा है प्रश्न। पास्कल इकाई है दाब की, तापमान कैसे इकाई केल्विन, और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। अगला प्रश्न ये रहा, पास्कल वाला हो गया। ये रहा अगला प्रश्न, विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है, विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है। हंसराज राम राम गुरुजी, राम राम भाई हंसराज। रामचरण ए ऑप्शन। नितेश हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही है। ठीक, क्या आएगा इसका उत्तर है, हाँ निकित, विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है, क्या इलेक्ट्रॉन से होती है, या न्यूट्रॉन से होती है, या प्रोटॉन से होती है, या फोटोन से होती है। ऐसे कौन कौन है, ऑनलाइन वाले साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। और तुम में से ऐसे कौन कौन है जो बता रहे हैं उत्तर ए ऑप्शन आएगा गुरुजी, दो दो चार पांच। ऐसे कौन है कि गुरुजी इनको कुछ नहीं पता, हमसे पूछो, उत्तर बी आएगा। कौन कौन है, कोई नहीं है, एक है। ऐसे कौन कौन है कि गुरुजी क्यों टाइम खराब कर रहे हो, उत्तर तो हमें देखते पता लग गया था, सी आएगा। हर, और ऐसे कौन कौन है कि गुरुजी हमें तो पहले ही पता था कि उत्तर तो डी आएगा, आप तो झूठ में ही टाइम खराब कर रहे थे। ऐसे कौन कौन है, कोई नहीं है। हर, अभी तो फोटोन बता रहे थे तुम, हैं ऑनलाइन वाले। हंसराज ब्लॉक कर देंगे तेरे को, है ना, मोबाइलों के अंदर सेट कर लेना वो सिस्टम तो। ठीक, यहाँ पे तो पढ़ाई होगी, है ना। देखो विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है भाई, सब सही उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉन। किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा बह रही है तो इसका मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है। ठीक है ना, इसलिए गलत उत्तर नहीं बताना है। किसी भी परिपथ में अगर, किसी भी परिपथ में अगर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक फोटोन जो है ना, ये फोटोन, फोटोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फोटोन का प्रश्न सर कहां पूछा गया, फोटोन का प्रश्न अभी जो है, ये प्रश्न आया था एसएससी सीजीएल 17 मार्च 2017, थर्ड शिफ्ट,
थर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। और उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि जो फोटोन है इसका खोजकर्ता कौन है। सीजीएल में 17 मार्च 2017 को एक प्रश्न पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में फोटोन का खोजकर्ता कौन है। ऑनलाइन वाले साथी कमेंट करेंगे फोटोन का खोजकर्ता कौन है। तो सर फोटोन का खोजकर्ता कौन बताएगा रे? आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी रे? फोटोन की खोज की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? फोटोन की खोज की थी। सर इलेक्ट्रॉन की भी बता दो, अब बात आई गई है तो जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज मेरे दोस्त किसने की है? जे जे थॉमसन ने। सर न्यूट्रॉन की बात आ गई है, इसका भी बताओ मेरे दोस्त जेम्स चैडविक। क्या आएगा भाई उत्तर? जेम्स चैडविक। खोजकर्ता लिख रहा हूं मैं, है ना, क्या लिख रहा हूं? खोजकर्ता। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। और एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोजकर्ता है गोल्ड स्टीन। कौन सा स्टीन है रे? गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन। ये किसका खोज करता है? ये प्रोटॉन का खोज करता है। याद रहेगा इतनी बातें? बिल्कुल याद रहेंगी, याद रखनी है, ठीक है ना। आप तो 10th और 12th में कितने परसेंट बना था? कौन पूछ रहे? अवदेश एनसीसी। तेरे को क्या करना है? हरे मार्कशीट ला के दिखाऊंगा तेरे को, है ना, उसमें देख लेना। अभी ठाकुर सर जी आंसर तो ए ही आएगा। हाँ बिल्कुल, कौन से का आंसर? ए ही आएगा इसका, है ना, बिल्कुल सही है। आगे चलें क्या? ये पूरी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। फोटोन वाला जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी सीजीएल में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि फोटोन की खोज किसने की। प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है वो क्वांटा अथवा फोटोन के रूप में होती है। किसके रूप में? प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटा अथवा फोटोन के रूप में होती है। ये बात सर्वप्रथम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई थी, इसलिए उनको इस फोटोन के खोजकर्ता का श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलो गुरुजी, आगे चलो, टाइम ज्यादा खराब मत करो। ये हो गया अपना, है ना। ये रहा अपना अगला प्रश्न। पृथ्वी पर किस कारण दिन रात होते हैं? पृथ्वी पर किस कारण से दिन रात होते हैं भाई? किस कारण से होते हैं? पवन तेरी शायरी मैंने देख ली, अच्छी है ना। आगे अग्निवीर, सचिन यादव, चैडविक, गोल्डस्टीन, बिल्कुल सही है। नितेश डोकिया आर्मी, ठीक। चलो इसका बताओ, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? क्या घूर्णन के कारण होते हैं, या सूर्य की समीप होने के कारण होते हैं, या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, या चुंबक के खिंचाव के कारण? सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर, अब आगे से कोई भी पूछ ले आपको सही उत्तर क्या देना है? पृथ्वी के अपने एक्स पर घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के अपने एक्स पे घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात बनते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के अपने एक्स पर घूर्णन के कारण क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। और आपको पता होना चाहिए, क्या पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है? पृथ्वी, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य जहां पर है वहीं पर है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये याद रखना आपको, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो है ना वो सूर्य है, या आपने राकेश जी सर ने आपको बताया भी होगा। सूर्य के जस्ट बाद में कौन सा ग्रह है, उसके बाद में कौन सा है, उसका वेद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, ठीक। सबसे पहले सूर्य के नजदीक सबसे पहले ग्रह कौन सा है? बुध। कौन है? बुध। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, ठीक। बुध के बाद में कौन आता है? शुक्र। कौन आता है? शुक्र, ठीक। शुक्र के बाद में कौन आता है? पृथ्वी। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए बोल रहा हूं। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, ठीक है ना। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, आगे कौन आएगा? बिल्कुल एकदम सही उत्तर है, कौन आएगा? मंगल। उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में बृहस्पति, ठीक। आगे कौन आएगा? शनि। उसके बाद में कौन आएगा? अरुण। उसके बाद में कौन आएगा? वरुण। कौन आएगा? वरुण। ये जो है ये सूर्य से बाकी ग्रहों का क्या है? क्रम है, ठीक। सूर्य से बाकी ग्रहों का क्या है? क्रम। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न आता है यहां से। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी। कैसे याद रखो? जिस प्रकार से मैंने याद रख रखा है वो तरीका तुम्हें बता सकता हूं। आपने आपको कैसे याद रखना वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना।
मैंने इस प्रकार से याद रखा कि बुध जो है, बुध इसका शुक्र है कि पृथ्वी क्या है, मंगलमय है। बुध का क्या है रे, बुध का शुक्र है कि पृथ्वी क्या है, मंगलमय है। मंगलमय का मतलब खुश है, ठीक। बुध का शुक्र है कि पृथ्वी क्या है, मंगलमय है। और ये जो बृहद शनि है, बृहद और शनि, बृहद शनि किसके पास है, अरुण और वरुण के साथ है, ठीक। बृहद शनि अरुण और वरुण के साथ में, ऐसे याद कर सकते हो। सबकी अलग अलग ट्रिक है, जैसे मैंने याद रखा मैंने बता दिया आपको, ठीक। कैसे, बुध का शुक्र है कि पृथ्वी क्या है, मंगलमय है, ठीक है ना। और बृहद जो शनि है ये किसके साथ में, अरुण वरुण के साथ। ये सूर्य से बाकी ग्रहों का क्या हो गया, कर्म हो गया। याद रहेगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का अपना अगला प्रश्न। विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक क्या आएगा भाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्तर देना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फौजी बिल्कुल सही लिखा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बिल्कुल सही लिखा है ना। 8 है टोटल, हिमांशु बोल रहे बिल्कुल सही है। बुध की परिक्रमा भी लिख दिया, ये तो 88 दिनों की है ना, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, ठीक। क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्या आएगा, विद्युत का सुचालक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ठीक। रबड़ विद्युत का सुचालक नहीं होता है सर, लकड़ी विद्युत का सुचालक नहीं होता, लेकिन विद्युत का सुचालक ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही उत्तर क्या आएगा, तांबा। मैं आपसे पूछ रहा हूं विद्युत के सुचालकता का सबसे अच्छा क्रम, सबसे अच्छा क्रम, सबसे ज्यादा अच्छा बिजली का सुचालक कौन है, चांदी। कौन है, चांदी, सिल्वर। चांदी के बाद में कौन है, चांदी के बाद में है तांबा। तांबा के बाद में कौन है, सोना। सोना के बाद में कौन है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद में कौन है, लोहा। ये सर क्या है, चालकता का क्रम है। विद्युत चालकता सबसे बढ़िया किसमें, चांदी में, ठीक। उसके बाद में तांबा, उसके बाद में सोना, उसके बाद में एल्यूमिनियम और उसके बाद में लोहा। ये विद्युत चालकता का क्रम है। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कॉपी में नहीं लिखे ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में पढ़ सको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, क्या है भाई, ऑनलाइन वाले सभी कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा। हाँ बिल्कुल हिमांशु सही है, चांदी तांबा सोना एल्यूमिनियम और लोहा, बिल्कुल। सबसे अच्छा प्लेटिनम है सर। अरे कौन बता दिया तेरे को प्लेटिनम, अरे किसने बता दिया, अरे सबसे अच्छा चांदी है, कौन है, चांदी, ठीक। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, क्या है भाई रेडियो धर्मिता की यूनिट, क्या आएगा उत्तर है, क्या एंगस्ट्रॉम है या फर्मी है या कैंडेला है या क्यूरी है। रेडियो धर्मिता की यूनिट, ऑनलाइन वाले कमेंट करो रहे, क्या आएगा उत्तर। कोई फर्मी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या एंगस्ट्रम है, फर्मी है या कैंडेला है या क्यूरी है, कौन बताएगा। पक्का, पक्का, ठीक है। रेडियो धर्मिता की यूनिट जो है वो क्या है, क्यूरी, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब मैं एक बात और बता देता हूं आपको, लेकिन अगर आपको रेडियो धर्मिता की ऐसा यूनिट पूछ ले तो ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक। रेडियो धर्मिता को क्यूरी में मापा जाता है, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, फर्मी, क्या है, फर्मी। याद रखना क्या है रे, फर्मी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक। कैंडेला किसका मात्रक, अभी अभी बताया, ज्योति तीव्रता का, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और जिसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। उसके बाद में एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, एंगस्ट्रम सर लंबाई का मापर, लंबाई का, एक प्रकार का लंबाई का मात्रक क्या है रे, एंगस्ट्रम। और सर एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये जो फर्मी है ना, फर्मी, इस फर्मी को जो है, इसको फर्मी जो है इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, एनरिको फर्मी, जिसको क्या बोलते हैं, रूमरिको फर्मी भी। एनरिको फर्मी, इसी ने, तुम्हें पता है तो परमाणु भट्टी की खोज की, इसी ने परमाणु भट्टी की खोज की है, कब की थी, सन 1945 में, ठीक है ना।
इसने परमाणु भट्टी की खोज की थी। इसी सम्मान में एक मात्रक रखा गया है जिसको बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी। आगे चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आज का अपना प्रश्न, है ना। और भाई साहब तुम खुद देख लो, मजा आ जाएगा। ये प्रश्न कब पूछा गया है? अभी जो 19 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी, 19 अप्रैल को जो आर्मी की एग्जाम हुई थी, पिछली एग्जाम 2023 में, ये प्रश्न पूछा गया। अब तुम देख लो कितना सरल प्रश्न आ रहा है आर्मी में। जल्दी से सभी साथी इस प्रश्न का कमेंट करेंगे, ठीक। 19 अप्रैल 2023 को आर्मी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और आप ये बताओ, इससे पहले क्या मैंने ये प्रश्न करवाया नहीं है? तुम्हें पता हो, किसने कॉपी में लिखा हो, तो कल परसों मैंने ये प्रश्न करवाया भी था, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के सारे उपयोग लिखवा दी। इसलिए बोलता हूं जो एक्स्ट्रा बातें मैं लिखवाता हूं उनको कॉपी में लिखते हुए चला करो, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाए तो अपना गलत नहीं हो। यह प्रश्न मैंने 5 दिन पहले पढ़ा दिया, ठीक। और यह प्रश्न 19 अप्रैल वाली तारीख को आया था, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या आएगा। अवतल बता रहे हैं लगभग, ठीक। लगभग का उत्तर सही है। सही उत्तर क्या आएगा? उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। सही उत्तर आएगा अवतल दर्पण। एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सभी बच्चों का सही है, सभी बच्चों का सही है। ये वाला प्रश्न मैं देख पा रहा हूं कमेंट में सभी का सही है, सभी बच्चों का ये वाला प्रश्न सही है। मजा आ गया, ठीक है ना। सर मैं 2 तो जरूर लिखूंगा, और तो लिखूं चाहे नहीं लिखूं, ठीक। वो 2 तो आपको फिर मैं बोल रहा हूं कि परीक्षा में छपेंगे, फिर बोल रहा हूं परीक्षा में छपेंगे। वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? एक तो ये आएगा, एक तो ये आएगा परीक्षा में, ठीक। वाहनों की क्या आएगा परीक्षा में? वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज किया जाता? पक्का परीक्षा में छपने वाला इस बार अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक परीक्षा में छपेगा कौन सा? वाहनों के साइड मिरर में। कौन सा? वाहनों के साइड मिरर में। वाहनों के साइड मिरर में कौन से दर्पण का यूज होता है? साइड मिरर में। साइड मिरर जानते हो गुरुजी? साइड मिरर कौन सा है? मान लो ये गाड़ी है, गाड़ी के इधर ड्राइवर बैठा है, यहाँ पे ड्राइवर के जस्ट इधर जो है एक शीशा होता है और एक इधर होता है शीशा, उनको बोलते हैं साइड मिरर, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? साइड मिरर। तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा तो भी याद करना, परीक्षा में आएगा, ठीक। ये 2 तो जरूर और जरूर याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों। ये वाला प्रश्न परीक्षा में पिछली बार पूछ लिया है, तो अब अगले की लिमिट किसके ऊपर आएगी? अब अगले एग्जामिनर की लिमिट आएगी इस वाले प्रश्न के ऊपर और इस वाले प्रश्न के ऊपर, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों की 100% संभावना है परीक्षा में आने की, ठीक है ना। 100%, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया अभी पिछली बार। तो अब पूछेगा क्या? या तो पूछेगा वाहनों की हेडलाइट या पूछेगा वाहनों के साइड मिरर। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए दोनों मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। याद रहेंगे? पक्का याद रहेंगे? ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और लिख रहा हूं, ठीक। एक और लिख रहा हूं जो प्रश्न मुझे लगता है आ सकता है परीक्षा, ठीक। आ सकता है वो प्रश्न क्या है? ईएनटी। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर से संबंधित बात हो रही है, इसलिए यह प्रश्न भी आ सकता है। कौन सा? कान, नाक और गला। कान, नाक और गला, ठीक। कान, नाक और गला का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का इस्तेमाल करता है, ठीक। क्योंकि डॉक्टर की बात हो रही है तो वैसा वैसा प्रश्न आ सकता है। कान, नाक और गले का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लो कान का पर्दा देखना है तो पर्दा ऐसे दिख जाएगा कि डॉक्टर को नहीं दिखेगा, ठीक। किसने अगर चेक करवाया है तो डॉक्टर इसके अंदर जो है एक सुइया सा डालता है, ऐसे उसके अंदर जो है वो पाइप सा होता है, इधर कंप्यूटर की स्क्रीन लगी होती, उस पर पर्दा ऐसे दिखता है बड़ा सा, जैसे तो कोई पिक्चर हॉल का पर्दा हो, है ना, दिखता है कि नहीं? हाँ। तो उसके अंदर कान, नाक और गला के जो डॉक्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, वो वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार पूछा था, अब पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न। याद रहेगा क्या? पक्का याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलो, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, यो यो स्टार
क्या बोल रहा है भाई यो यो स्टार? अरे हिमांशु, हिमांशु गुड मॉर्निंग ही करता रहेगा क्या, आज पढ़ेगा नहीं क्या रहे? अरे ठीक, हिमांशु स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। ठीक, VIBGYOR, विबिग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? ये विबिग्योर स्पेक्ट्रम किस में बनता है रे? क्या ये गति में बनता है क्या ये ऐसा स्पेक्ट्रम? क्या ये ऊर्जा में बनता है ऐसा स्पेक्ट्रम, या ध्वनि में बनता है? ये कोई भी उत्तर नहीं आएंगे। इसका सही उत्तर क्या आएगा? प्रकाश। प्रकाश के स्पेक्ट्रम के अंदर विबग्योर बनता है। प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या बनता है? विबग्योर बनता है। विबग्योर का मतलब अपन हिंदी में बोल सकते हैं बेनी आहे पिनाला। ठीक है सर, आपको एक बात बता देता हूं, अच्छे से समझना। ये आपका क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। जब भी प्रिज्म पे कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, प्रिज्म के ऊपर क्या गुजारी जाती है? इसको मिटाता हूं, छोटी छोटी लाइन लेते हैं, ठीक है ना। प्रिज्म के ऊपर जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, तो ये श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर कितने रंगों में विभक्त हो जाती है रे? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और वही क्या है? ये विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंगी क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब कलर, विक्षेपण मतलब बिखरना, ठीक है ना। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक भाई साहब, किस क्रम में होती हैं? VIBGYOR, इस क्रम में होती है। VIBGYOR, याद रहेगा। तो ये किसका स्पेक्ट्रम है? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। किसका है? प्रकाश का। ठीक, आगे चले, आगे चलो भाई, आगे चलो। अगला प्रश्न ये रहा, एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से क्या मापा जाता है? जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे, उत्तर क्या आएगा? हैं, पानी पी लेते हैं तब तक। ठीक, हाँ पानी पी लेते हैं तब तक, सभी साथी कमेंट करेंगे क्या आएगा उत्तर। उत्तर क्या आएगा? क्या हो गया? हाँ? पानी भी नहीं पी सकते क्या? बताओ भाई क्या उत्तर आएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? उत्तर क्यों नहीं बता रहे तुम? हैं? ए राइट है। अभी ठाकुर बोल रहा है कि सर ए सही। तुम कहाँ चक्कर लगाते रहती हो रे? हमारे रूम में लगता ही नहीं है। रूम में तो लगाया ही नहीं, मुझे पता है। हाँ तो लगा देने दो, तो हम कौन सा कोई गंदा काम कर रहे हैं? हैं? अरे चलो भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? वो सब करने के लिए अपने पास व्यवस्था है ना, चिंता नहीं करनी। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, वायु की चाल, विभवांतर या उच्च ताप। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वायु की चाल किसमें मापी जाती है रे? याद रखना, एनीमोमीटर। वायु की चाल किसमें मापी जाती है? एनीमोमीटर, याद रखना भाई। एक है उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर, पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी उच्च तापमान को मापने की ताकत रखता है। ठीक है ना। सूर्य का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का ही यूज किया जाता है। भट्टियों के अंदर, भट्टियां देखी होंगी, ईंट बनाने वाली भट्टियां, भट्टियों के अंदर टेम्परेचर मापने के लिए भी पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, एक यंत्र है जो अति उच्च तापमान को मापने में काम आता है। ठीक है,
सर विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। याद रहेगा क्या? चारों बातें मैंने बता दी है, अच्छे से याद रखनी है। याद रहेगी क्या? बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये हो गया एमीटर वाला। ये रहा अगला प्रश्न जो तुम्हें मैंने कल ही लिखवाया था। देख लो, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, मतलब जो जिनके पढ़े उनको मजा आ रहा। मैंने स्थितिज ऊर्जा एक पर्सन का जिक्र हुआ था, तब मैंने वहां पे लिखवाया था, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। मैंने बोला था कि फिजिक्स में ये सूत्र तो आप पढ़ के ही जाना, ठीक, क्योंकि परीक्षा में सीधा आएंगे, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? क्या 1/2 mv² है, या mgh है, या mv है, या mv²/r है? क्या है? पक्का? इधर देखो, स्थितिज ऊर्जा यहां पे लिखता हूं, आगे से गलती नहीं करनी है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ऑनलाइन वाले तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं मैं, सही उत्तर आ रहा। तुम तो ज्ञानी हो गए रे, अरे ज्ञानी हो गए, तुम्हारे तो सही उत्तर आ रहे हैं सबके, बिल्कुल। ए शायद नहीं बताना, कंफर्म बताना सही उत्तर क्या आएगा? mgh, जहां m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई, ठीक। यह है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब परीक्षा में क्या आएगा? अब परीक्षा में आएगा गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। ये किसका सूत्र है? ये भाई साहब सूत्र है गतिज ऊर्जा। ये किसका सूत्र है? ये प्रश्न परीक्षा में इस बार आएगा, ठीक है ना, कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है ये, ठीक। F बराबर होता है mv²/r। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है। अरे सूत्र तो याद कर ही सकते हो ना। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है F बराबर mv²/r। परीक्षा में छपेगा इस बार। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है? F बराबर mv²/r। ये किसका सूत्र है? mv। सर P बराबर होता है m इंटू v। यह संवेग का सूत्र है। यह किसका सूत्र है? संवेग का सूत्र होता है, ठीक है। संवेग का सूत्र क्या है? P बराबर mv। यहां पे m द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है। क्या है? वेग। द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग। द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग। संवेग का सूत्र याद रखना, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र याद रखना है, गतिज ऊर्जा का याद रखना और स्थितिज ऊर्जा का याद रखना। साथ के साथ लिखते रहा करो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में इससे अलग कुछ आएगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई ऑनलाइन वालों। सचिन बोल रहा गलत हो गया। गलत कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां गलत हो जाए तो चलेगा। पीएच का फुल फॉर्म सर जी, हाँ ये बोला है, देखो अभी राठौड़ बोला गुरुजी पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का फुल फॉर्म में, पीएच का कोई स्पेशल फुल फॉर्म नहीं होता। पी का मतलब होता है, क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस, या उसी को बोलते हैं पुषांश। और पुषांश का मतलब होता है शक्ति, पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो उन दोनों शब्दों से मिलकर बना है पीएच स्केल, ठीक है। बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर? गुड मॉर्निंग सर मोनिका चौहान, गुड मॉर्निंग भाई, सभी का स्वागत है। चैनल को शेयर नहीं कर रहे तुम, अरे जितने देख रहे हैं उतने लाइक है, नहीं तो लाइक करने में तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या? बताओ, लाइक तो कर दिया करो भाई, ठीक। लाइक दबाने में 1 सेकंड लगती है, लाइक किया करो वीडियो को, ठीक। और शेयर भी किया करो, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी क्लास का आनंद ले। अगले प्रश्न पे चलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला प्रश्न ये रहा। अब प्रश्न किसके आ गए हैं? अब प्रश्न आ गए हैं केमिस्ट्री के। किसके आ गए? रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आए हैं। रसायन विज्ञान के प्रश्न आए हैं। राहुल पुषांश बिल्कुल अब जुड़ा है। राहुल तो कहां था रामखोर इतनी देर? राहुल अपने गांव में भी 2-4 बच्चों को जोड़, वहां पे घर पे मजे ले रहा है, थोड़े 2-4 बच्चों को जोड़, उनको भी बता कि क्लास से चल रही है फ्री में, ठीक, आनंद ले। गोलू अभी भाई पीएच का फुल नेम पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो मैंने बता दिया। पी का मतलब पावर होता है और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है, ठीक। बता दें क्या भाई? एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? अब तुम खुद देख सकते हो,
17 अप्रैल 2023 आर्मी की पिछली 17 तारीख को यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताओ क्या इससे पहले मैं आज की क्लास से पहले क्या एसिटिक एसिड नहीं पढ़ा रखा हूं क्या? ये तुम ईमानदारी से बताना। एसिटिक एसिड अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ाया था, तब बताया था कि नहीं बताया था? अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी इसका जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं बोल रहा हूं तुम परीक्षा तक क्लास भी देख लोगे, 14% पक्का सही करके आओगे। 14, 15 में से 15 भी कर सकते हो। 1-2% कॉमन सेंस के होते हैं जिसमें गुरुजी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है तो आराम से कर सकते हो। ठीक, कुछ पर्सन तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस के आएंगे इस बार। ठीक, जैसे पिछली बार 2-3% आए थे बहुत ज्यादा कॉमन सेंस के, तो कॉमन सेंस लगाओगे तो उत्तर आ जाता है सीधा का सीधा। ठीक है ना? जैसे एक पर्सन आया पिछली बार की घर्षण किस में नहीं होता। ठीक, कि निम्न में से घर्षण किसमें नहीं होता। कॉमन सेंस का प्रश्न, घर्षण कोई भी वस्तु अगर घिस रही है, चल रही है, दो वस्तुओं के बीच में हमेशा घर्षण बल लगता है। ठीक, कॉमन सेंस के प्रश्न है। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में। मैं पूछ रहा हूं नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू का पूछा गया इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है, दही के अंदर पूछा जा चुका है कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। दही के अंदर कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? चींटी के डंक में कौन सा है? फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में यहां लिख देता हूं फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये जो एसिटिक अम्ल है, ये इसकी बात सुनो रहे। एसिटिक अम्ल का कितना परसेंट विलियन? एसिटिक अम्ल का 4 से 8% विलियन। एसिटिक अम्ल का 4 से 8% विलियन सिरका कहलाता। क्या कहलाता है? सिरका कहलाता। इस सिरका का ही दूसरा नाम, सिरका का ही दूसरा नाम है विनेगर। क्या है? विनेगर। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है? विनेगर। क्या है दूसरा नाम? विनेगर। सिरका का सूत्र कौन बताएगा? प्रश्न आएगा परीक्षा में। सिरका का सूत्र, सिरका का सूत्र होता है CH3COOH, जिसे क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह सिरका का सूत्र है CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। सर एक फार्मिक अम्ल का भी प्रश्न जो है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, इसका भी सूत्र परीक्षा में पूछा गया है HCOOH, जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। फार्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है ना? पूरी जानकारी मैंने लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले चाहे तुम लिखो कॉपी में। ठीक है ना? फौजी चींटी के डंक में फार्मिक, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है सर। मैं जीडी और एनए दोनों में फॉर्म भर सकता है, दोनों में भर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अमल खट्टा होता है, हिमांशु बिल्कुल सही है। राहुल विनेगर सही है। CH3COOH बिल्कुल सही है। मैं साइड में इसलिए हुआ हूं ताकि तुम स्क्रीनशॉट ये लिख सको अच्छे से। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला प्रश्न, और कब आया भाई? ये प्रश्न आया 17 अप्रैल को। इन क्वेश्चनों को जब तुम देखते हो तुम्हें क्या लगता है? जो आए हुए प्रश्न है जब तुम देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है? साइंस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे। क्योंकि ये प्रश्न कब आया है? पिछली 17 अप्रैल को आया 2023 की। पिछली जो अग्निवीर की परीक्षा हुई उसमें यह प्रश्न आया, चाकू से कौन सी धातु को काटा जा सकता है? और तुम्हें पता है मैंने कल ही बताया था ये वाला प्रश्न, जिसमें उपरोक्त सभी अपना उत्तर था। अब याद रखना है, अगर देखो चाकू से जो है सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है सोडियम को। अगर मेरे दोस्त सोडियम ऑप्शन में नहीं है तो चाकू से पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। किसको काटा जा सकता है? पोटेशियम। सेकंड प्रायोरिटी देनी है पोटेशियम को। लेकिन तुम बोलो गुरुजी दोनों ही ऑप्शन नहीं आए, सोडियम भी नहीं आए पोटेशियम भी, तो तीसरी प्रायोरिटी देनी है लिथियम को। किसको देनी है? लिथियम को। ये तीन ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, याद रहेगा ना? लेकिन सबसे आपको परीक्षा में यही ऑप्शन मिलेगा सोडियम। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? सोडियम। चाकू से आसानी से सोडियम को काटा जा सकता। और आपको यह भी पता है सोडियम तथा पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किसमें? केरोसिन में। केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और केरोसिन जो है इसी का दूसरा नाम है मिट्टी का तेल। किसका तेल रहे? मिट्टी का तेल। क्यों डुबो के रखा जाता है?
डुबो के क्यों रखा जाता है? कौन बताएगा? क्यों डुबो कर रखा जाता है? सर सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो ज्वलनशील अवस्था में पाई जाती हैं, जिनके कारण इनको किसमें, केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये आग नहीं पकड़े। और आपको पता है जादूगर जो है वो जादू दिखाते समय ऐसे आग लगा देता है, हाथ से ऐसे चुटकी से आग लगा देता है कि नहीं? वो यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे सोडियम के छोटे से अणु दबा के रखता है, जो आपको दिखते भी नहीं है, व्हाइट कलर के होते हैं, यहाँ पे दबा के रखता है। जैसे हाथ को ऐसे करता है, सोडियम का अणु हवा के संपर्क में आएगा और आग पकड़ेगा और तुम्हें लगता है कि यार आग लगा दिया जादूगर। जादूगर ने तो जादू दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब साइंस का कमाल है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसने सोडियम का अणु दबा रखा था, जैसे हवा के संपर्क में आएगा आग लगेगी, ठीक है ना? तो ये सारा का सारा सोडियम का कमाल है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, सेशन को शेयर कर दो। 97 तक हो चुके हैं। 3 बच्चों की कमी है ना? 3 बच्चों की कमी है, पूरे के पूरे 100 होने चाहिए, मजा आ जाएगा। ठीक, यहां तक पता लग गया क्या सबको? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न ये रहा, कब आया था ये प्रश्न? ये प्रश्न परीक्षा में कब पूछा गया है? 19 अप्रैल 2023। भाई साहब 19 अप्रैल 2023 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? सभी साथी बताएंगे जल्दी से, उत्तर क्या आएगा? शुष्क बर्फ का सूत्र क्या आएगा भाई? शुष्क बर्फ का सूत्र क्या आएगा? शुष्क बर्फ क्या है? क्या ठोस CO2 है, या ऑक्सीजन है, या H2O है, या N2O है? अब बताओ, जो जो प्रश्न परीक्षा में आ रहे तुम उन सबको कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे? और अगर यहां कर पा रहे हो तो परीक्षा में तो आराम से छक्के छुड़ा दे वो, ठीक? क्योंकि आज वाली अपनी मोटिवेशन शायरी भी क्या थी? ऐसी तो थी, तुमने नहीं सुनी? कह रहे नहीं सुनी तो दोबारा सुना देंगे, ध्यान से सुनना। मोटिवेशन शायरी आज वाली क्या थी अपनी? शोर ना करे दोस्त, अभी क्या है, परीक्षा की रात है, पेपर की रात है। शोर ना करे दोस्त, अभी पेपर की रात है। किसकी रात है रे? पेपर की रात है। और अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है, ठीक है ना? तो चलो इसका उत्तर क्या आएगा भाई? ठोस CO2। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? शुष्क बर्फ, ठोस CO2। ये जो N2O है इसको क्या बोलते हैं रे? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और कौन सी गैस है ये? हाँ, देखो एग्जामिनर ऑप्शन भी ऐसे देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको इसके बारे में भी पता है, लेकिन अगर उसका दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया तो मामला पेचीदा हो जाएगा, ठीक? ये हास्य गैस का सूत्र है। कौन सी गैस का? हास्य गैस। ये ऐसी गैस है जो व्यक्ति को हंसाते हंसाते बेहोश कर देती। कैसे कर देती है? बेहोश कर देती है, ठीक? हास्य गैस का छिड़काव अगर मैं इस रूम में कर दूं तो तुम हंसते 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 कब बेहोश हो जाओगे, कब सो जाओगे और कब स्वर्गवासी हो जाओगे पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना? इसलिए जहरीली गैस है। कैसी गैस है? जहरीली गैस है। ये कोई मजेदार गैस नहीं है, जहरीली गैस है। आदमी को हंसते हंसते बेहोश करके कौन सा वासी कर देती है? स्वर्गवासी, ठीक है ना? हाँ। H2O तुम्हें पता है किसका सूत्र है? जल का। किसका सूत्र है? जल का। याद रहेगा ना? O2 क्या है? प्राण वायु है। कौन सी वायु है रे? प्राण वायु। प्राण वायु है। प्राण वायु क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इंसान ऑक्सीजन के कारण ही जिंदा रह रहा है, इसलिए इसे प्राण वायु कहा जाता है। कौन सी वायु कहा जाता है? प्राण वायु कहा जाता है, ठीक है? सर अब तक एक गलत हुआ है और कोई दिक्कत नहीं, एक तो चलता है मेरे दोस्त, है ना? एक तो चलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक? और भाई साहब इस प्रश्न में आएगा मजा। तो मजा तो इस प्रश्न को देखेंगे तब आएगा, क्योंकि मुझे पता है इस प्रश्न को तुम गलत करोगे नहीं। और ये प्रश्न कब आया है? आर्मी 18 अप्रैल 2023। 18 अप्रैल को जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। एक बार सभी साथी आराम से ठंडे दिमाग से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठंडे दिमाग से इस प्रश्न को पढ़ो रे, कि क्या इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ठंडे दिमाग से पढ़ो, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। ये क्लास कितने देर से चल रही है? तनु सिंह मेरे से पूछ ले, तनु सिंह से क्या पूछेगा बंटी है। ये क्लास सुबह 8 बजे से चली थी, ठीक? सुबह 8 बजे डेली क्लास आती है। साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या उत्तर आएगा इसका, ऑनलाइन वाले साथी कमेंट करेंगे। देखो सी बता रहे, इंद्रेश रेडॉक्स बता रहा, बिल्कुल सही है। आरू सी बता रही है, गोलू सी बता रहा है, आकाश डी बता रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, संयोजन आएगा या रेडॉक्स आएगा या अपघटन आएगा या संचारण आएगा। सर सही उत्तर आएगा रेडॉक्स। क्या प्रश्न है, प्रश्न तो पढ़ लो पहले। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, बहुत फेमस उदाहरण है। इस बार अगर ये प्रश्न आ गए ना तो उदाहरण लिखेगा और बोलेगा यह उदाहरण कौन सी अभिक्रिया का है। क्या उदाहरण है, Na2SO4 प्लस BaCl2 चेंजिन BaSO4 प्लस 2NaCl। ये उदाहरण देगा। ये उदाहरण ही मैं क्यों लिखा हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं सर रेडॉक्स अभिक्रिया के, तो यही उदाहरण इसलिए लिखा हूं क्योंकि परीक्षा में जब जब ये प्रश्न आया है यही उदाहरण आया, यही उदाहरण आया परीक्षा में। इसलिए अगर अब आएगा प्रश्न नर्सिंग असिस्टेंट में तो पक्का आ सकता है, और अगर जीडी में ये प्रश्न आएगा तो सीधा ये रिएक्शन आएगी और नीचे लिखा होगा कि यह उदाहरण कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का है। तो कौन सी अभिक्रिया का है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया का। समझ में आ रही है बात। सर संचारण क्या है, संचारण लोहे तथा कौन से, एल्यूमिनियम जैसी, एल्यूमिनियम के जंग लगता है, लगता ही नहीं है। लोहे तथा इस्पात जैसी धातुओं को जंग से बचाने के लिए किसकी परत जड़ाई जाती है। एक प्रकार से लोहे के ऊपर जंग लगना भी क्या है, संचारण, ठीक। लोहे के ऊपर जंग लगना भी क्या है, संचारण, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, अगला प्रश्न ये रहा। बायोलॉजी के प्रश्न आ गए भाई, मजा आ जाएगा। कुनेन प्राप्त होती है, कुनेन किससे प्राप्त होती है, कुनेन, कुनेन प्राप्त होती है क्या सिनकोना से प्राप्त होती है, या शहतूत से प्राप्त होती है, या सफेदे से प्राप्त होती है, या नारियल से प्राप्त होती है। कुनेन किससे प्राप्त होती है, कुनेन सिनकोना पादप की, वो भी किससे, छाल से, सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है, ठीक। सिनकोना पादप की छाल से, किससे, छाल से, ठीक। अब मेरे को कोई बताएगा, मैंने खूब बता रखा है कुनेन का प्रयोग किसमें करते हैं। ये जो कुनेन है इसका प्रयोग करते हैं मलेरिया रोग के उपचार में। किसमें करते हैं रे, मलेरिया रोग के उपचार में, मलेरिया रोग के उपचार में, मलेरिया रोग के उपचार में किसका यूज करते हैं, उपचार में सर कुनेन का यूज करते हैं। कुनेन जो है सिनकोना पादप की छाल से कुनेन और एक और औषधि बनती है क्लोरोकुनेन, दोनों का यूज किस में होता है, मलेरिया रोग के उपचार में, ठीक है। आगे चलें, आगे बढ़े। मलेरिया रोग के लिए जो टीका काम परीक्षण काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं एमपीटी टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। जिस मच्छर से फैलता है उसे बोलते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे चलो, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। मानव मस्तिष्क का वजन किसका रे, मानव मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन भार होता है लगभग कितना होता है रे, कितना होता है मानव मस्तिष्क का। सिनकोना छाल से, बिल्कुल रेखा सही है, राहुल सही है, तनु सही है, आकाश सही है, ठीक है ना भाई। मानव मस्तिष्क का वजन, ये भार कहां कितना होता है, क्या 400 ग्राम या 140 ग्राम या 1800 या 1400। मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना रे, 1300 से लगभग, लगभग मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1300 से, चल क्यों नहीं रहा, कितना होता है, लगभग 1300 से कितना ग्राम, 1400 ग्राम, लगभग 1300 से 1400 ग्राम किसका वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। आपको मैं बता दूं, मानव मस्तिष्क के अंदर, किसमें, मानव मस्तिष्क के अंदर महिलाओं का जो मस्तिष्क है उसका वजन पुरुषों के मस्तिष्क से 50 ग्राम कम होता है। कितना होता है, 50 ग्राम कम होता है। महिलाओं का मस्तिष्क का वजन पुरुषों के मस्तिष्क के वजन से कितना ग्राम कम होता है, 50 ग्राम कम होता है। याद रहेगा क्या, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जो मस्तिष्क है इसका चित्र बनाता हूं यहाँ पे, ठीक। ये तो याद रहेगा ही। इस पर उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1400 ग्राम। सर कुछ इस प्रकार से जो है आपका मस्तिष्क है,
ये तो सही नहीं बना, ठीक, मजा नहीं है। एक बार देखो तो सही तुम। ये आपका क्या है, एक मस्तिष्क, ठीक। मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क का लगभग कितना भाग रहे, 3/4 भाग। 3/4 भाग कौन सा मस्तिष्क होता है रे, परम मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क होता है, परम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के मस्तिष्क का 3/4 भाग परम मस्तिष्क होता है। और ये जो परम मस्तिष्क है, इस परम मस्तिष्क का ही दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रम। क्या नाम है, सेरिब्रम। यहां से प्रश्न आ सकता है इसलिए बोल रहा हूं, सेरिब्रम। सेरिब्रम, इस परम मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, सर कार्य पूछा गया पिछली बार। सोचने का कार्य किससे होता है, परम मस्तिष्क से। यादाश्त के केंद्र कहां है, यादाश्त के केंद्र, यादाश्त के केंद्र कौन से मस्तिष्क में है, परम मस्तिष्क में। इसका सीधा सा उदाहरण बताता हूं तुम्हें, सीधा सा। देखो आदमी जब कभी ब्याह शादी के प्रोग्राम में जब थोड़ी बहुत लिम्का लगा लेता, क्या लगा लेता है, लिम्का, है ना। तो लिम्का लगा लेता है तो फिर साथ वाले को, सामने वाले के जिसके पास में बैठकर पी रहा है ना, उसी को बोलता है तू कौन है। बोलता है कि नहीं बोलता, तू कौन है, बोलता है कि नहीं बोलता है। मोदी तो अपना चेला है, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता, पीने के बाद में है। ऐसे दारू पीने के बाद में ऐसे बड़ी बड़ी जानकारियां देगा, है ना, बड़ी बड़ी जानकारी देगा। जयपुर का मुख्यमंत्री भजनलाल, भजनलाल तो अपना ही आदमी है, तो कहीं तो अभी बुला दूं। पीने के बाद में ऐसे आदमी बोलता है कि नहीं बोलता, क्यों, क्योंकि देखो मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, उसके जो प्रेम मस्तिष्क के अंदर जो यादाश्त के केंद्र हैं, ये सर अल्कोहल पीने के बाद में कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्लॉक। प्रेम मस्तिष्क में यादाश्त के केंद्र है, लेकिन जैसे ही क्या गई, अल्कोहल गई, और अल्कोहल ने अपना कार्यक्रम करना क्या किया, शुरू किया। और शुरू करते ही क्या होगा, आदमी पहला शब्द क्या बोलेगा कि तू कौन है, सामने वाले को। क्यों, क्योंकि उसको भूल चुका है कि अगला वाला कौन है, ठीक। पहले तो ये बोलेगा, दूसरा शब्द उसके मुंह से निकलता है, वो सबसे फेमस होता है कि आज के बाद नहीं पियेंगे, लास्ट है, ठीक। बोलता है कि नहीं बोलता, कि ये लास्ट है, आज के बाद दारू बंद। बोलता है कि नहीं बोलता, है ना, हाँ। और तीसरी बात क्या बोलता है वो, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर चुका है। तीसरी बात बोलेगा कि देख तू जो है वो मेरा भाई है, भाई तो है ही, उसको क्यों बता रहा? उसको बोलेगा तू मेरा क्या है, भाई है, तेरे कोई दिक्कत हो भाई को बता। बोलता है कि नहीं बोलता, कोई दिक्कत हो किसको बता, भाई को बता, ठीक। पैसे चाहिए, ले अभी ले, भाई साहब चाहे उधार में लेके आया दारू, ठीक, लेकिन पैसे उस टाइम पे तो इतनी रईसी दिखाएगा। कोई पैसों की जरूरत हो, भाई के लिए गाड़ी ले, चाबी ले, नहीं तो मांगने पे भी नहीं दे, 1000 मांगे तो भी नहीं दे, लेकिन उस टाइम पे ले अभी ले जा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्यों, किस वजह से, प्रेम मस्तिष्क की वजह से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर यादाश्त के केंद्र होते हैं, और यादाश्त व्यक्ति कुछ समय के लिए भूल जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एक मस्तिष्क का एक भाग आता है हाइपोथैलेमस। कौन सा आता है, हाइपोथैलेमस। सर ये जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ये मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ये इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या रे, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टरों का भी मास्टर है ये, कौन, हाइपोथैलेमस। जो तुम्हारे अंदर ये जो चैट वेट करते रहते ना ऑनलाइन वाले, आई लव यू सर, फलाना सर, दिखना सर, ठीक, बागड़ बिल्ला, फलाना बिल्ला, दिखना बिल्ला, सारे के सारे बिल्ले, है ना। आजकल दुबई की भाषा यहाँ पे अपने ऑक्सफोर्ड में बोली जा रही, ठीक, वो सारा तुम्हारा ही कमाल है। दुबई वालों की भाषा तुमने ले ली, मारवाड़ी दुबई वाले बोल रहे, ठीक। तो ये हाइपोथैलेमस में प्यार, प्रेम तथा भावनाओं के केंद्र पाए जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्यार, प्रेम तथा भावनाओं के केंद्र कहां पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में। अगर ये हाइपोथैलेमस किसी का काम नहीं कर रहा ना, समझो वो आदमी निर्दयी है। कैसा दयी है रे, निर्दयी, उसके बिल्कुल भी क्या नहीं है, दया, ठीक है ना। इसलिए फौज के अंदर सबसे ज्यादा क्या करवाई जाती है, परेड करवाई जाती है, करवाई जाती है कि नहीं। फौज में सबसे ज्यादा परेड करवाई जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी भावनाओं पे क्या करना है, कंट्रोल। भावनाओं पे क्या करना, कंट्रोल। नहीं तो भावनाओं में बह जाएगा, सामने वाले दुश्मन को मार ही नहीं पाएगा, सोचने लग जाएगा यार इसके मम्मी पापा का क्या होगा, बेचारों के एक ही होगा, इसको मार दूंगा तो इसका परिवार खराब हो जाएगा, उजड़ जाएगा, इसके बीवी बच्चे कहां जाएंगे। ऐसे अगर सोचने लग गए ना, तो भाई साहब फिर तो फौज चल गई, ठीक है ना।
इसलिए फौज में परेड करवाते हैं ताकि हाइपोथैलेमस भावनाओं पे क्या हो सके, नियंत्रण हो सके, आदमी ज्यादा सोचे नहीं, दुश्मन दिख जाए सीधा अटैक करे। समझ में आ रही, भावनाओं पे नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, ये दो बात हो गई। एक सर आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, अनुमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। हाँ, अनुमस्तिष्क, इसका मुख्य कार्य क्या है, अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य कौन बताएगा। अनुमस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य, एक ही प्रश्न परीक्षा में आएगा अनुमस्तिष्क का अगर आएगा, शरीर का संतुलन। मैं खड़ा हूं, अगर मेरा शरीर का संतुलन नहीं बने ना, तुम देखना दारू पीने के बाद में आदमी का संतुलन बनता ही नहीं। ठीक, पी लेगा फिर गुड़ेगा, ऐसे 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 करेगा। ठीक, हाँ, उसको दो आदमी पकड़ के उठा रहे, फिर पड़ जाएगा है, फिर वापस बाइक पे बैठा रहे, बाइक को गिरा रहा है। ठीक, कभी दीवार पे फेंट दे रहा है, एकदम सांड बन जाता उस टाइम, तो ऐसे बाहुबली जैसी ताकत आ जाती है। ठीक, ऐसे फोड़ने लग जाता, दीवार के सिर बिड़ाता है। बिड़ाता कि नहीं रे, क्यों बिड़ाता है, क्योंकि संतुलन बिगड़ चुका है। ठीक, अगर व्यक्ति थोड़ी मात्रा में अल्कोहल पी रहा, प्रमस्तिष्क काम कर देता है सबसे पहले। ठीक, और अगर मात्रा भी बढ़ती जा रही है, स्वाद आता जा रहा है, उसको पिए जा रहा है, अनुमस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। ठीक, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। किसका, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क से अगर प्रश्न आएगा, एकमात्र प्रश्न यही आएगा कि मानव शरीर का संतुलन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो किसके द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न और परीक्षा में आएगा मस्तिष्क से, वो क्या आएगा, वो आएगा कि अगर व्यक्ति कोमा में चला जाए, किस में चला जाए, कोमा। कोमा जानते हो क्या ऑनलाइन वालों, कोमा क्या होती है, कोमा ये वाली कोमा नहीं। देखो एक बार तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो मैं साइड में हो जाता हूं, फिर आपको मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में और बताऊंगा, है ना। मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में और बताऊंगा, उसके बाद में अपन चैप्टर को विधिवत क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक सर, 10,000 होने पर शाम को 9 से 12 मैराथन दोगे ना आप प्लीज सर में। हाँ बिल्कुल देंगे, चिंता मत कर, है ना। 9 से 12 क्या, सुबह 9 से शाम को 9 तक चला लेंगे, चिंता नहीं। तुम तो 10,000 करो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, काफी टाइम हो गया। एक लास्ट बात और बता देता हूं, इसका उत्तर तो ये था ही, एमओ। एमओ किसको बोलते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। क्या है रे, मेडुला ओब्लांगेटा। ये जर सर जो मेडुला ओब्लांगेटा है ना, जब व्यक्ति का भयंकर एक्सीडेंट हो, क्या हो, जब व्यक्ति का भयंकर एक्सीडेंट हो जाए या फिर भयंकर एकदम से चिंता में आ जाए व्यक्ति, तो कई बार व्यक्ति कोमा में चला जाता है। किस में चला जाता है, कोमा में। कोमा में जाने के बाद में मस्तिष्क के इतने भाग हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग काम करता है, और सारे भाग क्या हो जाते हैं, बंद। अगर आपके रिश्तेदारी में या परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर कोमा में गया है, तो आप उसको देख सकते हो, एक तो वो सब कुछ भूल जाता है। क्या उसके याद रहता है, क्या नहीं याद रहता, क्यों, क्योंकि भूलने के, यादाश्त के, स्मरण के, चिंतन के, मनन के, सुगंध के सारे केंद्र हैं प्रमस्तिष्क में, और प्रमस्तिष्क तो काम करना बंद कर ही चुका है, इसलिए वो भी बंद। क्या उसका संतुलन बनता है, क्या उसको दो आदमी पकड़ के बैठा रहे हैं, दो आदमी पकड़ के उठा रहे हैं, तो संतुलन वाला भाग अनुमस्तिष्क के पास है, अनुमस्तिष्क भी ब्लॉक। हाइपोथैलेमस का भावनाओं पे नियंत्रण रहता है, क्या किसी से प्यार प्रेम करता, कोई मतलब ही नहीं कोमा वाले व्यक्ति को तो अधमरा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अधमरा, कोमा वाले व्यक्ति को। तो हाइपोथैलेमस वाला भी भाग काम करना बंद। सिर्फ और सिर्फ कौन सा भाग काम करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। क्यों, क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटे वाले भाग जो है, इसका नियंत्रण है श्वसन क्रिया पे। किसके ऊपर है, श्वसन। एक सिर्फ जो व्यक्ति कोमा में गया है, वो सिर्फ श्वसन क्रिया करता रहता है, जिस कारण से वो जिंदा है, बाकी पूरा का पूरा मामला क्या है, क्लोज है। ठीक है ना। तो मेडुला ओब्लांगेटा, व्यक्ति कोमा में चला जाता है तब सिर्फ मस्तिष्क का एक भाग काम करता है, जिसे क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक, व्यक्ति कोमा में चला जाए तब, कोमा में चला जाए तब, चला जाए तब सिर्फ मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग, सिर्फ मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग कार्य करता है। मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग कार्य करता है, भाग कार्य करता है, कार्य करता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
मेडुला ओब्लागेटा के बारे में एक यही प्रश्न पूछा जाएगा, अगर व्यक्ति कोमा में चला जाए तो मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करना बंद कर देता, सारे भाग काम करना बंद कर देते, सिर्फ एक भाग चालू रहता है, और वो कौन सा है, मेडुला ओब्लागेटा। सिर्फ मेडुला ओब्लागेटा वाला भाग कार्य करता है। ये मैंने पूरा का पूरा मस्तिष्क का पोस्टमार्टम कर दिया। मस्तिष्क में अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। मेडुला ओब्लागेटा के बारे में बता दिया है। श्वसन की क्रिया का नियंत्रण, एक सबसे इंपोर्टेंट अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। हाँ भाई साहब, यहां से प्रश्न आना तय है। ठीक, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है रे, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, क्रियाओं पर नियंत्रण। ठीक, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ओब्लागेटा वाला भाग करता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क का मेडुला ओब्लागेटा वाला भाग। ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, वे क्रियाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं। क्या तुम तुम्हारी श्वसन की धड़कन को रोक सकते हो क्या, जो तुम्हारा दिल 72 बार धड़क रहा है, इसको बोल दो यार 72 बार नहीं, आज तू ज्यादा धड़का, आज मेरा मन कर रहा है, तो क्या धड़केगा क्या। या फिर तुम इसको बोलोगे कि यार आज 72 से कम कर दे, 50 से एक धड़क आज है ना, हाँ क्यों फालतू में तू तंग हो रहा है, आज कम धड़क। क्या धड़कता है कि तुम्हारे हिसाब से धड़कता है, नहीं। तो ये कैसी क्रिया, अनैच्छिक। क्या तुम श्वसन की क्रिया को रोक सकते हो, अगर रोको जबरदस्ती तो 1 मिनट रोक दो ज्यादा से ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है 2 मिनट रोक दे, लेकिन क्या परमानेंट रोकेंगे क्या, अगर कोई रोक देगा तो परमानेंट रुक ही जाएगा फिर वो, है ना, रोक देगा तो परमानेंट ही रुक जाएगा। ये श्वसन की क्रिया किसमें आती है, अनैच्छिक क्रिया में। क्या छींकना अनैच्छिक क्रिया है या नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं। अरे छींक रुकती है क्या, नहीं रुकती। अगर रोक भी रहे हो तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि छींकने की स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा होती है। ठीक, और अगर छींक किसी ने रोक दी, कान के पर्दे फट सकते हैं, कान के क्या फट सकते हैं, पर्दे। इसलिए छींकना नहीं है, जबरदस्त तरीके से छींकना आ गई है तो। ठीक, और सबसे सरल एग्जांपल क्या है, ठीक, ये जो तुम फाट वाला, फाट जानते हो, फाट है, अरे पादना भी अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। हाँ, क्या इसको तुम रोक सकते हो क्या, है, ये तो होगा तो होगा। ठीक, अनैच्छिक क्रिया, इसका नियंत्रण भी कौन से भाग से, मेडुला ओब्लागेटा वाले भाग से। ठीक है ना, कौन से भाग के, मेडुला ओब्लागेटे वाले भाग से। ठीक है तो याद रखना। ठीक, ये भी किस में आएगा, मेडुला ओब्लागेटा वाले भाग में। श्वसन की क्रिया हो गई, खांसना हो गया, छींकना हो गया। ठीक, ये सारी क्रिया किस में आएंगी, उल्टी। क्या उल्टी आदमी कंट्रोल कर सकता, रोक सकता, नहीं। उल्टी एक अनैच्छिक क्रिया, क्या है, अनैच्छिक क्रिया, याद रखना। ठीक है, आगे चलें क्या, शायद ये आज का अपना। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन कब करेंगे रे, कल करेंगे। ठीक, यहां तक अपने हो गए थे। ठीक, सभी साथियों का धन्यवाद जो भी जुड़े हैं, सेशन को पूरा देखे हैं। ठीक है, आज अपने इतने ही क्वेश्चन करेंगे, टाइम हो चुका है। जो साथी बाद में जुड़े हैं वो वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखें, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीधे और सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, घर परिवार में भी अच्छे से रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।